तमाम भारत के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सकों को सुदामा प्रसाद से का प्रणाम। आज मैं आपको पिछले वीडियो में काउंसलर मैटी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी खोज की प्रेरणा कैसे मिली में कहा था कि आप पूछ सकते हैं कि काउंसलर मैटी ने एक समूह के औषधि को निर्माण के लिए कई पौधों के टिंचरों का उपयोग क्यों किया। किसी ने भी नहीं पूछा, हालांकि वो वीडियो लोड हुए 7-8 दिन हो गए, किसी ने प्रश्न नहीं किया। तमिलनाडु का कर्नाटका का एक मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर कृष्णा ने हमसे प्रश्न किया कि सर, एक ही समूह के औषधियों को और औषधि के निर्माण के लिए कई पौधे के टीचरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मैटी ने क्यों किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ पौधों के जो सब्सटेंसेस इंग्रेडिएंट हैं उनकी घोल व्यवहार की जाती है। घोल की सांद्रता काउंट की जाती है। अगर इस प्रश्न को मैं पौधों में आउटफोर्स पाया जाता है उसके आधार पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, मैं क्या कोई भी आउटफोर्स के आधार पर एक्सप्लेन करना चाहे तो नहीं कर सकता है। पौधों में बिजली पाई जाती है उसके आधार पर भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ पौधों में पाए जाने वाले केमिकल्स का घोल होता है। न आउटफोर्स केमिकल है और न इलेक्ट्रिसिटी घोल केमिकल है, इसलिए दोनों के आधार पर ये एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों के निर्माण के लिए मैटी ने एक समूह के औषधि के निर्माण के लिए कई पौधों का टिंचर क्यों व्यवहार किया। हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर में इंस्टीट्यूट पटना ने रिसर्च करके ये साबित किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ पौधों के एंजाइम में, और एंजाइम का कंसंट्रेशन मोलर में होता है। अब आप पूछेंगे कि मोलरता क्या है। किसी भी केमिकल का घोल में घुल का वजन ग्राम में और घोलक का में लीटर में होता है, और प्रति ग्राम प्रति लीटर जो घोल होती है वो मोलरता कहलाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ एंजाइम है, और एंजाइम प्राकृतिक रूप में सामान्य स्थिति में कभी भी 0.001 मोल से अधिक नहीं होती है, और 1 लीटर मोल एंजाइम के घोल में 160 ग्राम की आवश्यकता होती है। अब भला बताइए, 160 ग्राम जब प्रकृति रूप में सामान्य स्थिति में 0.001 मोल ही एंजाइम उपस्थित रहता है या उपलब्ध रहता है, तो 160 ग्राम कहाँ से लाया जाएगा। मैटी ने 1 पौधा, 2 पौधा, 4 पौधा इस तरह का इस्तेमाल करते करते जब या कि 7-8 पौधे जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो काम लायक इस एंजाइम की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा इत्तेफाक कहिए कि एंजाइम बड़ी अति सूक्ष्म मात्रा में बड़े से बड़े बायोकेमिकल रिएक्शन को 1 सेकेंड के 1000वें भाग से भी कम समय में कर देता है। एंजाइम चूंकि कैटालिस्ट है, अब कैटालिस्ट भी आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए कि कभी इस तरह की किताब में वर्णन ही नहीं है। कैटालिस्ट वह केमिकल होता है जो किसी भी क्रिया को त्वरित प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, एक्सलेट करता है, और खुद क्रिया में भाग नहीं लेता है। अगर आप पोटेशियम क्लोराइड से लेबोरेटरी में ऑक्सीजन प्राप्त करना चाहेंगे तो बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत थोड़ा सा ऑक्सीजन रिलीज होगा और पोटेशियम क्लोराइड में बदल जाएगा, लेकिन मैग्नीज डाइऑक्साइड के केमिकल स्ट्रक्चर में, गुण में, प्रॉपर्टीज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, और एंजाइम जो है ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। आपने को बताया कि केमिस्ट्री के 2 ब्रांच है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयाँ एंजाइम है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का विषय वस्तु है।
तो बता रहे थे कि बहुत कम मात्रा में एंजाइम कैटलिस्ट का कैटलिस्ट से काम करता है और कम से कम मात्रा में अधिक से अधिक क्रिया को कर देती है और खुद अपरिवर्तित रहती है। उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी क्रिया करने की विधि है, एंजाइम अपने साइड पर एक चाबी की तरह आकार बनाता है और उसमें सबस्ट्रेट आकर फंस जाता है और फंसने के बाद क्रिया होती है, एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वह एंजाइम फिर नए सबस्ट्रेट के अणु के क्रिया कराने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब एक ही एंजाइम कई दिनों तक काम कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां जब हैवी भारी डोज दे देते हैं, अधिक मात्रा दे देते हैं, तो दूसरे दिन अगर ना भी देते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। सबस्ट्रेट होना चाहिए, सबस्ट्रेट जब होगा तो क्रिया करती रहेगी। तो बता रहे थे इसमें अब प्रकृति का लीला देखिए, पौधों में जाति प्रजाति चाहे कुछ भी हो, उनके एंड प्रोडक्ट बदल जाते हैं, भिन्न होते हैं और उसी एंड प्रोडक्ट के आधार पर, उसके केमिकल के थेराप्यूटिक के आधार पर पौधों का औषधीय पहचान बनती है। लेकिन एंजाइम प्राइमरी प्रोडक्ट है, इसमें पौधों में समरूपता होती है, सादृश्यता होती है। पौधे चाहे किसी भी जाति के हों, अब आदमी लीजिए, घोड़ा लीजिए, हाथी लीजिए, जो एंजाइम हमारे शरीर में है वही जो सेल है, वही सेल घोड़े का सेल भी वही एंजाइम बनाएगा। इसीलिए उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सभी एक समान है। कहने का मतलब कि पौधे भिन्न हों, भिन्न जाति के हों, प्रजाति के हों, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एंड प्रोडक्ट भले बदल जाते हों, लेकिन उसके एंजाइम सिस्टम में परिवर्तन नहीं होता है। ये बहुत बड़ी खूबी है और इसी एंजाइम सिस्टम के कारण हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां हैं, स्थापना के काल से आज तक भी वही है, उसमें परिवर्तन की जरूरत नहीं हुई है। इसलिए कि मैटी ने आदमी के ऑर्गन्स सिस्टम, सेल ऑर्गन सिस्टम के आधार पर मेडिसिन की चुनाव, पौधों का सिलेक्शन किया था। और आज जब से स्थापना हुई है तो न आदमी में सिंह हुआ है न पूंछी हुआ है। इसलिए सेल जो कहते हैं वही है। आदमी का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, संरचना, उसके केमिकल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेडिकल साइंस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से हेट करती है, कहते ये साइंस नहीं है, सत्य है, स्यूडो साइंस है। अरे भैया, जब स्यूडो साइंस है तो तुम जब पुर्जा लिखते हो तो बगैर ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट तुम्हारी कलम चलती है? नहीं चलती है। देर या सवेर तुम लिम्फ और ब्लड पर ही अपना रिपोर्ट, मेडिसिन तैयार करते हो। लेकिन फर्क ये है कि तुम डिजीज के आधार पर बनाए हो, सिम्टम के आधार पर, सिम्टम के आधार, लक्षण के आधार पर चुनाव किए हो। हमारे मैटी ने आदमी के रोग के कारण सेल के आधार पर, ऑर्गन्स के आधार पर, सिस्टम के आधार पर पौधा का चुनाव किया है। इसलिए हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियां स्थापना के काल से आज तक भी बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बात छूट गई। कई पौधों को मिलाने से एंजाइम की सांद्रता बढ़ती है। एंजाइम सांद्रता बढ़ाने के लिए ही मैटी ने कई पौधों को एक समूह की औषधि के निर्माण में कई पौधों के टिंचर का इस्तेमाल किया है। ये गांठ बांध लीजिए, एंजाइम के जो प्रॉपर्टी एक्टिवेटर्स के जो हमने फैक्टर बताया, उसको किसी ने नहीं पढ़ा। उसमें हीट भी है। अब डिस्टिलेशन कैविशन की बात करते हैं, एंजाइम में एंजाइम हीट में प्रति संवेदनशील होता है और वह डीनेचर कर जाता है। 40 डिग्री उसका ऑप्टिमम होता है, 40 डिग्री के बाद वो डीनेचर कर जाता है। यही बात सबस्ट्रेट की सांद्रता के साथ भी है। सबस्ट्रेट, आप मेडिसिन तो बहुत दे दिया है, लेकिन सबस्ट्रेट थोड़ा है तो सबस्ट्रेट क्रिया करा देगी, बाकी एंजाइम पड़ी रहेगी। फिर सांद्रता का भी कंसंट्रेशन है। अगर एंजाइम आप सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है और सांद्रता आप घट गई, जैसे डाइल्यूशन करके आपने क्या करते हैं, मात्रा घटा देते हैं। किसका? एंजाइम का। जब एंजाइम की मात्रा एक तो पहले से ही कम रहता है और उसमें आप 200 में फीवर में 200 F1 का 200 डाइल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप क्या देते हैं? कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए आपका काम जो कर देता है होम्योपैथी की तरीके से काम करता है। उससे लक्षण पर आप इलाज करते हैं। जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, खास करके एक होम्योपैथी तो लक्षण पर ही आधारित है। लक्षण खत्म, रोग खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक रोग का कारण नहीं जाएगा लक्षण फिर आएगा। इसीलिए रिलैप्स करता है।
अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि औषधि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, एंजाइम की मोलरता कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मैटी ने कई एक पौधों का इस्तेमाल एक साथ किया है।